नागपुर की गर्म हवा उस दिन भी ठीक वैसी ही चल रही थी जैसी हमेशा बहती है। माहौल की पतली गलियों में एक पुराना सा मोहल्ला, और उसी मोहल्ले में एक साधारण सा घर जहां 27 मई 1957 को एक बच्चा जन्म लेता है, नितिन गडकरी। उसके घर से आरएसएस मुख्यालय की दूरी बस 1.5 किलोमीटर। कहानी यहीं से दिलचस्प होना शुरू होती है। बचपन में गडकरी किसी बड़े नेता जैसे नहीं दिखते थे। वो एक बिल्कुल आम ब्राह्मण परिवार के लड़के थे। घर में थोड़ी बहुत जमीन, साधारण जीवन और राजनीति की खुशबू उनकी मां भानुताई की वजह से। वो अक्सर जनसंघ की बैठकों में जाती थीं। 1976 में 19 साल की उम्र में उसने आरएसएस के छात्र संगठन एबीवीपी में कदम रखा। इमरजेंसी खत्म हुई, चुनाव वापस आए, माहौल जोश से भरा था। नागपुर यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव हुआ और गडकरी ने पहली बार हिम्मत करके प्रेसिडेंट के लिए नामांकन कर दिया। नतीजा सिर्फ 6 वोटों से हार। उस रात उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, हार गया, पर लड़ाई अभी शुरू है। और सच में लड़ाई वहीं से शुरू हुई। आरएसएस का विश्वास उन पर बढ़ता गया और 1984 में उन्हें बीजेपी युवा मोर्चा का नागपुर अध्यक्ष बना दिया गया। इसी दौरान जिंदगी ने एक मोड़ लिया। दोस्त के साथ फर्नीचर की दुकान खोली और उसी साल शादी भी कर ली। गडकरी राजनीति में मेहनत कर रहे थे, पर किस्मत 2 विचित्र बातों से उनका साथ दे रही थी, नागपुर और उनकी जाति। महाराष्ट्र में तब कांग्रेस का दबदबा था और बीजेपी को ब्राह्मण बनिया पार्टी कहा जाता था। नागपुर पश्चिम की सीट पर दलित और ओबीसी वोट ज्यादा थे। गडकरी ने 1984 में चुनाव लड़ा और बुरी तरह हार गए। लेकिन राजनीति में एक चीज बहुत अजीब होती है, हार हमेशा हार नहीं होती। गंगाधर राव फडणवीस, जो देवेंद्र फडणवीस के पिता थे, उसी वक्त उनके मेंटर बन गए। गडकरी सीख रहे थे, हर हार से, हर मौके से। फिर 1987 में किस्मत ने एक और मोड़ दिया। फडणवीस की कैंसर से मौत हो गई और उनकी एमएलसी सीट खाली हुई। गडकरी को टिकट मिला और 1989 में सिर्फ 31 साल की उम्र में वो एमएलसी बन गए। पर असली ट्विस्ट अभी बाकी था। ब्राह्मण नेताओं को उस दौर में महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत पसंद नहीं किया जाता था। पेशवाओं की इतिहास की छवि से जुड़ी एक कड़वाहट थी। बीजेपी को उस छवि से दूर ले जाने के लिए प्रमोद महाजन ने अपने जीजा गोपीनाथ मुंडे, जो ओबीसी थे, को आगे बढ़ाना शुरू किया और इस वजह से गडकरी के रास्ते कुछ समय के लिए धीमे हो गए। मगर कहानी यही नहीं रुकती। 1992 आते आते हिंदुस्तान की राजनीति तूफान में बदल चुकी थी। बाबरी मस्जिद गिरने की घटना ने पूरा देश हिला दिया और इसके साथ ही वो संगठनों की ताकत, जिनसे गडकरी बचपन से जुड़े थे, उनकी पकड़ और मजबूत हुई। हिंदुस्तान की राजनीति में उस दौर में एक अजीब सा माहौल बन रहा था। लोगों की सोच बदल रही थी और पूरा देश धीरे धीरे एक नई विचारधारा की तरफ मुड़ रहा था, हिंदुत्व। इस हवा का असर इतना गहरा था कि 1995 आते आते महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। जीत के बाद बाल ठाकरे ने बड़े आराम से कहा, मुख्यमंत्री हमारा ही होगा, और उन्होंने शिवसेना के नेता मनोहर जोशी को राज्य का सीएम बना दिया। इस जीत के पीछे एक बड़ी वजह थी, प्रमोद महाजन और बाल ठाकरे की जबरदस्त ट्यूनिंग। महाराष्ट्र बीजेपी में प्रमोद महाजन का सिक्का चल रहा था और उनकी चमक इतनी तेज थी कि कई लोग उनके सामने फीके दिखते थे। गडकरी उस वक्त विदर्भ क्षेत्र के सबसे सीनियर बीजेपी नेता माने जाते थे, लेकिन फिर भी उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल रही थी। एक मीटिंग में प्रमोद महाजन ने सीधे गडकरी से कहा, आपको मंत्री नहीं बनाना है, यह साफ समझ लीजिए। गडकरी ने बस शांत चेहरा बनाए रखा, लेकिन अंदर एक अलग ही जिद जल उठी थी। उधर आरएसएस का रुख बिल्कुल अलग था। आरएसएस गडकरी को आगे बढ़ाना चाहती थी। उन्हें न प्रमोद महाजन की पॉलिटिक्स पसंद थी और न शिवसेना की बढ़ती ताकत। इसलिए संघ चाहता था कि महाराष्ट्र सरकार में गडकरी की मजबूत भूमिका बने। आखिरकार आरएसएस के दबाव में लाल कृष्ण आडवाणी को भी झुकना पड़ा और गडकरी को विरोध के बावजूद लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी मंत्री बना दिया गया। बीजेपी ने चुनाव में मुंबई के लिए 55 फ्लाईओवर और मुंबई पुणे के बीच एक 6 लेन एक्सप्रेसवे बनाने का वादा किया था। लेकिन समस्या यह थी कि इन प्रोजेक्ट्स के लिए 4000 करोड़ से भी ज्यादा की जरूरत थी, जो राज्य सरकार के पास नहीं थी। गडकरी ने उस दौर में एक बड़ा कदम उठाया, बीओटी मॉडल।
इस मॉडल में प्राइवेट कंपनियां प्रोजेक्ट बनाती थीं। 100 करोड़ से भी ज्यादा की जरूरत थी, जो राज्य सरकार के पास नहीं थी। एक मीटिंग में गडकरी ने अफसरों से कहा, सरकारी खजाने में पैसे कम हैं, लेकिन हमारे पास दिमाग है और रास्ते भी। नतीजा ये हुआ कि सभी प्रोजेक्ट पूरे हो गए, फ्लाईओवर भी, एक्सप्रेसवे भी। गडकरी की पहचान बननी शुरू हुई। लोग उन्हें मजाक मजाक में फ्लाईओवर मैन ऑफ इंडिया कहने लगे। वो खुद कहते थे, मैं रात को 10-12 बजे भी घर जाता हूँ, रास्ते में 3-4 छोटी छोटी मीटिंग्स कर लेता हूँ, स्कूटर पर घूमता रहता हूँ। काम रुकना नहीं चाहिए, लेकिन राजनीति एक जगह रुकती नहीं है। 1999 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना गठबंधन सत्ता में वापसी नहीं कर पाया। महाराष्ट्र कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के हाथों में चला गया। लेकिन इसका नुकसान गडकरी को नहीं हुआ, उल्टा फायदा हुआ। बीजेपी ने उन्हें विधान परिषद में नेता विपक्ष बना दिया। यहीं से उन्होंने शरद पवार की तरह सहकारी बैंकों और सोसाइटीज में अपनी पकड़ मजबूत की। गडकरी की पत्नी कंचन और उनके करीबी अनिल 16 बड़े सहकारी बैंकों के चेयरपर्सन बने और धीरे धीरे सत्ता का एक नया नेटवर्क तैयार होने लगा। उधर अक्टूबर 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने और 2000 में जब उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की तो उन्होंने गडकरी को इसकी राष्ट्रीय समिति का चेयरमैन बना दिया। गडकरी ने हजारों करोड़ रुपए का एक मेगा प्लान तैयार किया। पूरी योजना का असली चेहरा, असली दिमाग वही थे। इस योजना ने गडकरी की एक मजबूत छवि बना दी, काम करने वाला आदमी, बड़े प्रोजेक्ट्स को जमीन पर उतारने वाला नेता। लेकिन राजनीति की कहानी में हमेशा एक ट्विस्ट होता है। 2004 में वाजपेयी चुनाव हार गए। महाराष्ट्र में भी बीजेपी शिवसेना हार गई और प्रमोद महाजन का दबदबा कमजोर पड़ने लगा। यही मौका था, गडकरी के लिए रास्ते खुल गए। आरएसएस का पूरा आशीर्वाद उनके साथ था और नवंबर 2004 में उन्हें महाराष्ट्र बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया। 2006 में दोबारा अध्यक्ष। इसी दौरान 2009 में मोहन भागवत आरएसएस के सरसंघचालक बने और गडकरी का कद अचानक आसमान छूने लगा। भागवत ने उन्हें खुलकर सपोर्ट किया और परिणाम यह हुआ कि गडकरी ने अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू, नरेंद्र मोदी और मनोहर पर्रिकर जैसे दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ते हुए बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाल लिया। उनके अध्यक्ष बनते ही एक अनोखा फैसला हुआ। झारखंड में बीजेपी ने जेएमएम के साथ मिलकर सरकार बना ली। ये वही जेएमएम था जिसके नेता शिबू सोरेन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप थे और 3 महीने पहले ही बीजेपी ने उनसे समर्थन वापस ले लिया था। लेकिन 3 महीने बाद ही फिर से उनके साथ सरकार बन गई। लोगों में सवाल उठा, यह अचानक बदलाव क्यों? माना जाता है कि इस फैसले के पीछे राजनीतिक से ज्यादा कमर्शियल इंटरेस्ट थे। झारखंड मिनरल रिच स्टेट है और गडकरी के करीबी नागपुर के बिजनेसमैन अजय संचेती ने इस सरकार के गठन में बड़ी भूमिका निभाई। आखिरकार इस गठबंधन से बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा झारखंड के मुख्यमंत्री बने। जब गडकरी महाराष्ट्र सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री बने हुए थे, उसी दौरान एक नाम बार बार सामने आने लगा, अजय संचेती। सचेती की कंपनी एसएमएस इंफ्रास्ट्रक्चर को न सिर्फ पीडब्ल्यूडी के कई बड़े प्रोजेक्ट मिले, बल्कि जब अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रीय सड़कों की कमेटी की जिम्मेदारी गडकरी को दी थी, तब भी सचेती की कंपनी को 2 भारी भरकम प्रोजेक्ट्स मिले। ये सिर्फ शुरुआत थी। आगे चलकर दोनों के बीच और भी गहरे बिजनेस कनेक्शन सामने आने वाले थे। उधर फरवरी 2010 में इंदौर में बीजेपी का एक बड़ा सम्मेलन आयोजित हुआ। इस बार गडकरी ने कुछ हटकर फैसला लिया। उन्होंने नेताओं और डेलीगेट्स के रुकने की व्यवस्था टेंट्स में करवाई। जनसंघ के समय पार्टी नेता कार्यकर्ताओं के घरों में रहते थे, लेकिन सालों में ये नेता 5 स्टार होटलों में रहने लगे थे, लोगों से दूर, जमीन से दूर। गडकरी ने कहा, हम जनता की पार्टी हैं, होटल नहीं, जमीनी जुड़ाव चाहिए। लेकिन उसी साल एक ऐसा वाकया हुआ जिसने उनकी सिंपल लीडर वाली छवि को गहरी चोट पहुंचाई। उनके बड़े बेटे की शादी। नागपुर में हुई ये शादी इतनी भव्य थी कि शहर ने इससे पहले ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था। अकेले नागपुर में 1,36,000 कार्ड बांटे गए और देश भर में 76,000 मेहमान प्राइवेट जेट्स और चार्टर्ड प्लेन से उतारे गए। पूरा शहर चर्चा में था। यह शादी है या कोई रॉयल उत्सव? खर्च सुनकर लोग दंग रह गए। करीब 20 करोड़ रुपए। सिर्फ निमंत्रण पत्रों पर ही 1 करोड़ खर्च हुआ। शादी के बाद गडकरी ने अपने बेटे को 9 करोड़ का एक आलीशान घर और एक BMW गिफ्ट कर दी।
लोग तंज कसते हुए कह रहे थे, ये 20 करोड़ रुपए खर्च करके शादी की है, तो क्या ये शादी है या कोई रॉयल उत्सव? वही नेता हैं जो कहते हैं हम सिंपल बैकग्राउंड से आए। इधर अगस्त 2011 में गडकरी ने यूपी के नेताओं से कहा कि वो विधानसभा चुनावों के लिए संजय जोशी को कोऑर्डिनेटर बनाने जा रहे हैं। जोशी आरएसएस के करीबी थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के कट्टर विरोधी। 2005 से जोशी पार्टी से बाहर थे, वो भी मोदी के कारण। गडकरी ने उन्हें वापस लाकर एक तरह से मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी के कई बड़े नेताओं को यह कदम बिल्कुल पसंद नहीं आया, खासतौर पर मोदी को। फिर आया 2012, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हुए और बीजेपी 2012 में सत्ता में आई की हालत बेहद खराब रही। 403 में से सिर्फ 47 सीटें। पार्टी में गडकरी की पोजीशन कमजोर पड़ने लगी। तभी मोदी ने बड़ा धमाका कर दिया। उन्होंने घोषणा की कि वो मुंबई में होने वाली राष्ट्रीय बैठक में शामिल नहीं होंगे। उनकी मांग साफ थी, संजय जोशी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर करो, वरना मैं नहीं आऊंगा। मोदी के समर्थक यह कहते सुने गए। यह वही खेल है जैसे कभी वाजपेयी ने हरिन पांड्या के साथ किया था। गडकरी समझ चुके थे कि अब मोदी को नजरअंदाज करना संभव नहीं है। मोदी उस वक्त पार्टी का भविष्य बन चुके थे। आखिरकार गडकरी को दबाव में झुकना पड़ा और संजय जोशी ने अपना इस्तीफा दे दिया। इसके बाद पार्टी के भीतर मोदी का प्रभाव और मजबूत हो गया। मुंबई की उसी बैठक में गडकरी को दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर चर्चा शुरू हुई। आरएसएस पूरी तरह इस फैसले के पक्ष में था और हैरानी की बात यह कि हालिया झगड़ों के बावजूद नरेंद्र मोदी ने भी इस प्रस्ताव को सपोर्ट कर दिया और इस तरह सितंबर 2012 में नितिन गडकरी दूसरी बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। लेकिन किस्मत का मोड़ कभी चेतावनी नहीं देता। यहीं पर उन्हें एक बड़ा झटका लग गया। उनके करीबी बिजनेसमैन अजय संचेती का नाम अचानक कोल घोटाले में उछल पड़ा। एक अफसर ने धीमी आवाज में गडकरी से कहा, साहब, यह मामला छोटा नहीं है, इसका असर बहुत दूर तक जाएगा। छत्तीसगढ़ में जब सीएजी की रिपोर्ट सामने आई तो हलचल मच गई। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि 2008 में राज्य की बीजेपी सरकार ने बेहद कम बोली लगाने के बावजूद अजय संचेती की कंपनी एसएमएस इंफ्रास्ट्रक्चर को कोयला खनन का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। सीएजी का दावा था इससे राज्य सरकार को 152 करोड़ का सीधा नुकसान हुआ। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस कंपनी के पास अंडरग्राउंड माइनिंग का वह 3 साल का अनुभव भी नहीं था, जो कॉन्ट्रैक्ट देने की अनिवार्य शर्त थी। कोल घोटाले में अजय संचेती का नाम आने के बाद अब सवाल निशाने पर सिर्फ वह नहीं थे, गडकरी भी डगमगाने लगे थे। लेकिन यह तो तूफान की शुरुआत थी। असली भूकंप सामने आने वाला था। पूर्ति ग्रुप का मामला। पूर्ति ग्रुप, जिसके संस्थापक खुद नितिन गडकरी थे। अक्टूबर 2012 में एनडीटीवी की रिपोर्ट ने माहौल गर्म कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि पूर्ति ग्रुप की उस वक्त नेटवर्थ करीब 300 करोड़ थी और विदर्भ में उसका करोड़ों का चीनी मिल नेटवर्क खड़ा था। लेकिन असली विस्फोट उन कंपनियों से हुआ जिनसे पूर्ति ग्रुप को शुरुआती फंड मिले थे। मीडिया में खुलासा हुआ कि पूर्ति की शुरुआत के लिए ज्यादातर पैसा सहकारी बैंकों और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से आया, लेकिन यह पैसा इंटरमीडियरी कंपनियों के जरिए आया था। और जब इन कंपनियों की जांच हुई तो पता चला कि ये कंपनियां नाम की थीं, खुद की कोई इनकम नहीं। इनका पैसा किसी तीसरी कंपनी से आता और तीसरी कंपनियों के पास भी पैसा नहीं। कई कंपनियों की पेड अप कैपिटल सिर्फ 2-3 हजार रुपए, 4 कंपनियों का एड्रेस एक ही और कई कंपनियों के डायरेक्टर गडकरी के परिचित। कहीं पत्नी डायरेक्टर, कहीं बेटा, कहीं भतीजा। और सबसे विचित्र बात, 5 कंपनियों का डायरेक्टर गडकरी का ड्राइवर निकला। जांच अधिकारियों ने कहा, ये कंपनियां सिर्फ पूर्ति में पैसा लगाने के लिए बनाई गई थीं। असली खेल कुछ और है। कई कंपनियां पूर्ति ग्रुप में इन्वेस्ट भी कर रही थीं और दूसरी तरफ उसी पूर्ति ग्रुप 100 से लोन भी ले रही थी। उदाहरण, रीजेंसी इक्विफाइन पीवीटी एलटीडी। इसने 2007 में पूर्ति के 4 करोड़ 30 लाख के शेयर लिए। 1 साल बाद यही कंपनी पूर्ति से लोन लेने लगी। मतलब पैसा उन्हीं कुछ कंपनियों के बीच चक्कर काट रहा था। इन वजहों से पूर्ति पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लग गए और नितिन गडकरी भी इसी के साथ कटघरे में खड़े पाए गए। लेकिन मुसीबतें यही नहीं रुकी। मार्च 2010 में एक और मामला सामने आया। गडकरी के सहयोगी दत्तात्रेय पांडुरंग महेशकर की कंपनी ग्लोबल सेफ्टी विजन ने पूर्ति की कंपनी
पॉर्टी शुगर एंड पावर एलटीडी को 14 करोड़ का बेहद कम ब्याज पर लोन दिया, जबकि खुद ग्लोबल सेफ्टी विजन की कुल पेडअप कैपिटल सिर्फ 36,000 थी। महेशकर आइडियल रोड बिल्डर्स नाम की कंपनी के प्रमोटर भी थे, और मजेदार बात यह कि यह वही कंपनी थी जिसे गडकरी के पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए कई प्रोजेक्ट दिए गए थे। अब हालात ये थे कि हर तरफ उंगलियां गडकरी की ओर उठ रही थी। इन आरोपों के बीच गडकरी खुद कैमरे के सामने आए, लाइव टीवी पर बोले, Give us the identity. Can you give us the identity of these companies? Because it's not clear. That's the allegation that is being made by your political opponents. First of all, that these are shell companies, these are front companies. First of all, सबसे चौंकाने वाली बात यह कि गडकरी के खिलाफ डॉक्यूमेंट्स बाहर लाने वाले लोग किसी और पार्टी से नहीं, बीजेपी के ही बड़े नेताओं से जुड़े हुए पाए गए। पत्रकार प्रवीण दंती ने अपनी रिपोर्टाज में लिखा कि मुंबई में न्यूज एक्स के पत्रकार गणेश कनाटे ने उन्हें बताया कि पूर्ति ग्रुप के कागज 3 लोगों को दिए गए थे, जिनमें से एक वह खुद थे। कनाटे ने बताया कि उनके एडिटर जहांगीर पोचा, उनकी पत्नी रंजना जेटली, जो जेटली परिवार से थीं, और वे तीनों दिल्ली के 5 स्टार होटल में अरुण जेटली से मिले थे। वहीं उन्हें पूर्ति के दस्तावेज दिए गए। कनाटे के शब्दों में कागज असली थे और कहानी गंभीर। जब विवाद चरम पर पहुंचा, तब आरएसएस के वरिष्ठ विचारक एमजी वैद्य भी सामने आए। उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा कि इस पूरे बवाल के पीछे नरेंद्र मोदी का हाथ है। मोदी को लगता था कि गडकरी अगर पार्टी अध्यक्ष बने रहे तो उनके प्रधानमंत्री बनने के चांस कम हो जाएंगे, और वे राम जेठमलानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिलचस्प यह कि राम जेठमलानी उस समय बीजेपी के नेता होते हुए भी गडकरी के इस्तीफे की खुलकर मांग कर रहे थे। राजनीति का खेल अब बेहद तल्ख होता जा रहा था, और आगे कहानी और गहरी अंधेरी गली में मुड़ने वाली थी। पूर्ति ग्रुप का विवाद जितना गहरा होता जा रहा था, उतना ही साफ दिख रहा था कि आरएसएस के अंदर एक खास लॉबी अब भी गडकरी के साथ खड़ी थी। मोहन भागवत और एमजी वैद्य दोनों खुलकर उनके समर्थन में थे। 21 जनवरी 2013 की रात तक माहौल ऐसा था कि गडकरी लगभग तय मान रहे थे कि वह तीसरी बार भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। पूरा पार्टी ढांचा उसी दिशा में जा रहा था। लेकिन अगले दिन 22 जनवरी 2013 की दोपहर में सब कुछ एकदम बदल गया। मुंबई में पूर्ति ग्रुप से जुड़े कई दफ्तरों पर इनकम टैक्स का छापा पड़ गया। खबर आग की तरह फैल गई। बीजेपी के कुछ नेताओं ने तुरंत आरोप लगाया, यह कांग्रेस की चाल है, अध्यक्ष पद का चुनाव होने से ठीक एक दिन पहले भ्रम फैलाने की कोशिश। लेकिन उसी शाम एक बेहद गोपनीय मीटिंग हुई। लाल कृष्ण आडवाणी और आरएसएस महासचिव भैयाजी जोशी दोनों गडकरी से मिलने होटल पहुंचे। कमरे का माहौल भारी था। आडवाणी ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, नितिन जी, आपको इस्तीफा देना होगा। गडकरी ने कुछ पल बिना बोले बैठकर सोचा, फिर धीरे से कहा, ठीक है, अगर संगठन यही चाहता है, मैं पद छोड़ दूंगा। उस रात गडकरी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर राजनाथ सिंह का नाम आगे बढ़ाया गया, जो खुद आरएसएस के पसंदीदा थे। यह साफ हो चुका था, नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय स्तर पर उभरने के बाद आरएसएस की गडकरी प्लानिंग पूरी तरह ढह चुकी थी। संघ की योजना थी कि गडकरी को पहले राष्ट्रव्यापी विपक्ष का नेता बनाया जाए, फिर प्रधानमंत्री पद की तरफ बढ़ाया जाए। लेकिन मोदी की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता ने यह पूरा समीकरण मिटा दिया। गडकरी वापस नागपुर लौट आए। उधर 2014 का लोकसभा चुनाव करीब था। मोदी अब बीजेपी का चेहरा बन चुके थे। गडकरी ने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया, वही नागपुर सीट जहां उनकी जड़ें थीं। इससे पहले उन्होंने सिर्फ एक बार सीधा चुनाव लड़ा था, 1985 के विधानसभा चुनाव में, और वो भी हार गए थे। सच्चाई ये थी, 2014 तक गडकरी ने अपने दम पर कोई चुनाव कभी नहीं जीता था, ना एमएलए बने ना सांसद। लेकिन यह चुनाव अलग था। मोदी लहर इतनी भारी थी कि गडकरी भी 2,84,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत गए। चुनाव के बाद मोदी प्रधानमंत्री बने। गडकरी को उम्मीद थी कि उन्हें ट्रांसपोर्ट से जुड़े सभी मंत्रालय, रेलवे, सड़क और शिपिंग एक साथ मिलेंगे। लेकिन हुआ कुछ और। उन्हें सिर्फ सड़क परिवहन, राजमार्ग और शिपिंग की जिम्मेदारी मिली। रेलवे मोदी ने नहीं दिया। फिर भी गडकरी ने खुद को एक इनोवेटिव मंत्री की तरह प्रोजेक्ट किया। एथेनॉल बसों, ग्रीन ट्रांसपोर्ट
जैसे आइडियाज की चर्चा उन्होंने खूब शुरू की। लेकिन मोदी सरकार में काम करना उनके लिए आसान नहीं था। मोदी अब भी गडकरी को एक संभावित प्रतिद्वंद्वी की नजर से देखते थे। फिर आया एक रोमांचक मोड़। 26 जुलाई 2014 यानी मोदी के पीएम बनने के 2 महीने बाद द संडे गार्डियन ने एक सनसनीखेज रिपोर्ट छापी। गडकरी के सरकारी बंगले में उन्नत तकनीक वाले लिसनिंग डिवाइसेस मिले हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि यह डिवाइस शायद किसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने लगाए थे। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया, ये डिवाइस तो पिछली कांग्रेस सरकार के समय लगाए गए थे। गडकरी ने अगली सुबह ट्वीट किया, यह खबर सिर्फ कयासों पर आधारित है, आधी जानकारी के बिना कहानी बनाई गई है। लेकिन संसद में हंगामा मच गया। विपक्ष ने जांच और प्रधानमंत्री की बयानबाजी की मांग की। 2 दिन तक संसद ठप रही। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने प्रेस में कहा, रिपोर्ट पूरी तरह गलत है। लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उस वक्त एक और अफवाह उड़ रही थी। मोदी का पीएमओ अपने ही मंत्रियों की सर्विलांस कर रहा है। इसलिए शक और गहरा गया कि कहीं यह डिवाइस बीजेपी या सरकार के अंदर से ही तो नहीं लगाए गए। अगले दिन गडकरी ने पब्लिकली इस खबर का खंडन कर दिया। लेकिन आउटलुक मैगजीन के मुताबिक गडकरी के बेहद करीबी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने खुद उन्हें सलाह दी थी कि इस स्नूपिंग इंसिडेंट से पब्लिक में इनकार कर दें, क्योंकि इससे पार्टी और प्रधानमंत्री दोनों की छवि को नुकसान पहुंच सकता था। इस दौर में कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने मोदी और गडकरी के बीच तनाव की अफवाहों को और पुख्ता कर दिया। कारवा मैगजीन में पत्रकार प्रवीण दंती ने लिखा कि गडकरी के शुरुआती 3 बड़े प्रोजेक्ट्स और 2 विदेशी दौरों को प्रधानमंत्री मोदी ने मंजूरी नहीं दी थी। जब चौथी फाइल भी रिजेक्ट हो गई, गडकरी टूट से गए। उन्होंने देर रात मोहन भागवत को फोन किया, मैं ऐसे काम नहीं कर सकता, मैं वापस नागपुर आकर फिर से स्वयंसेवक बन जाता हूं। अगले ही दिन रात को भागवत दिल्ली पहुंच गए। एक बंद कमरे में मोदी, गडकरी और भागवत की मीटिंग हुई। भागवत ने सीधा सवाल पूछा, क्या नितिन जी सरकार के लिए किसी तरह की रुकावट बन रहे हैं? मोदी ने शांत आवाज में कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। काफी देर की बातचीत के बाद एक समझौता तय हुआ। गडकरी कभी मोदी की आलोचना नहीं करेंगे, चाहे पार्टी के अंदर हो या बाहर, और मोदी उन्हें उनके विभाग में काम करने की पूरी आजादी देंगे। तनाव थोड़े वक्त के लिए शांत हुआ, लेकिन राजनीति में तूफान कभी दूर नहीं होता। जनवरी 2016 में एक और बड़ा विवाद उठ गया। गडकरी के पुराने दोस्त दत्तात्रेय, पांडुरंग, महेशकर परिवार की कंपनी IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स को जोजिला पास पर कश्मीर लद्दाख को जोड़ने वाली टनल का 150 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। विपक्ष ने तुरंत आरोप लगाया, यह सीधे सीधे फायदे का खेल है। दबाव बढ़ते ही मोदी सरकार ने यह कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। 2017 में दोबारा बिडिंग हुई तो यह प्रोजेक्ट IL&FS ट्रांसपोर्टेशन को मिला। और हैरानी की बात, इस कंपनी ने टनल बनाने की कीमत IRB से आधे से भी कम बताई। मतलब सरकार को आधे से भी कम खर्च में काम मिल गया। इसी साल सितंबर 2017 में तीसरी बार मोदी कैबिनेट में बड़े फेरबदल की तैयारी शुरू हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स कह रही थीं कि प्रधानमंत्री मोदी नितिन गडकरी को रक्षा मंत्रालय दे सकते हैं। मोदी की तरफ से दबाव भी डाला गया, लेकिन गडकरी ने साफ मना कर दिया। आखिरकार रक्षा मंत्रालय निर्मला सीतारमण को दिया गया और गडकरी अपने मंत्रालय में बने रहे। समय बदला। 2019 के लोकसभा चुनाव आए। गडकरी ने फिर नागपुर से चुनाव लड़ा और इस बार भी 2,16,000 से ज्यादा वोटों से जीत गए। मोदी भी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। नई सरकार में गडकरी को फिर वही सड़क परिवहन मंत्रालय मिला। साथ में MSME मंत्रालय की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। मीडिया में गडकरी की खूब तारीफ हुई। खबरें चलने लगीं कि भारत में सड़क निर्माण की स्पीड गडकरी के कार्यकाल में कई गुना बढ़ गई है। सरकार के आंकड़े भी यही बताते थे। 2014 से 2024 के बीच हाईवे नेटवर्क 60% बढ़ा। लंबाई 91,287 किलोमीटर से बढ़कर 1,46,195 किलोमीटर हो गई। नेशनल हाईवे स्पीड कॉरिडोर्स 93 किलोमीटर से बढ़कर 2,474 किलोमीटर हो गए। फ्लाईओवर और 4 लेन हाईवे दोगुने हो गए। लेकिन जितने बड़े आंकड़े थे, सवाल भी उतने ही बड़े उठने लगे। कारण था सरकार का नया नियम जो 1 अप्रैल 2018 से लागू हुआ। पहले
चाहे हाईवे कितने भी लेन का हो, उसकी लंबाई एक ही बार गिनी जाती थी। लेकिन नए नियम में हर लेन को अलग किलोमीटर माना जाने लगा। मतलब अगर 1 किलोमीटर का 4 लेन हाईवे बना तो फाइल में लिखा जाएगा 4 किलोमीटर हाईवे तैयार हुआ, जबकि पुराने नियम में यह सिर्फ 1 किलोमीटर माना जाता। इस नियम ने सड़क निर्माण की स्पीड कागजों में 4 गुना तेज दिखा दी। यही वजह थी कि कई विशेषज्ञ इन आंकड़ों पर सवाल उठाते रहे। इसी बीच गडकरी की हाईवे मैन वाली छवि को एक बड़ा झटका सीएजी की रिपोर्ट से लगा। 10 अगस्त 2023 को संसद में रखी गई इस रिपोर्ट में कहा गया कि द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए प्रति किलोमीटर 18 करोड़ की लागत तय थी, लेकिन प्रोजेक्ट को लगभग 14 गुना महंगा यानी करीब 250 करोड़ प्रति किलोमीटर में बनाया गया। यह अंतर इतना विशाल था कि सवाल थमने का नाम नहीं ले रहे थे और कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। द्वारका एक्सप्रेसवे वाले विवाद पर जैसे ही कैग की रिपोर्ट सामने आई, गडकरी के मंत्रालय की तरफ से तुरंत सफाई दी गई। मंत्रालय ने कहा, यह सिर्फ साधारण हाईवे नहीं है, इसमें एलिवेटेड रोड्स, अंडरपास, टनल और कई एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स शामिल हैं। ये सब कॉस्ट में जोड़े ही नहीं गए थे, इसलिए प्रोजेक्ट महंगा दिख रहा है। गडकरी खुद सामने आए। उन्होंने कहा, कैग ने हाईवे की लंबाई सिर्फ 29 किलोमीटर लिखती है, जबकि असल में पूरा नेटवर्क करीब 230 किलोमीटर है। इसमें टनल सिस्टम भी है। इस हिसाब से खर्च करीब 9.5 करोड़ प्रति किलोमीटर ही बैठता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि मैंने ये तथ्य कैग के अधिकारियों को समझा दिए थे, उन्होंने स्वीकार भी कर लिए थे, लेकिन रिपोर्ट फिर भी यथावत जारी कर दी गई। दिलचस्प बात यह थी कि आमतौर पर मोदी सरकार में इस तरह की बड़ी बातें बाहर कम ही आती थी, लेकिन इस बार सीएजी की रिपोर्ट सीधे गडकरी पर निशाना साध रही थी और इसे कई लोग बीजेपी के अंदर चल रही खामोश राजनीति की तरफ इशारा मान रहे थे। अंदर खाने चर्चा थी, क्या यह रिपोर्ट मोदी के संभावित विकल्प के रूप में उभर रहे गडकरी को साइडलाइन करने का तरीका है? क्योंकि अगले ही साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले थे। कई सर्वे बता रहे थे कि बीजेपी का ग्राफ पिछली बार से कमजोर है और शायद भाजपा बहुमत तक न पहुंच पाए। ऐसे माहौल में पार्टी के भीतर गडकरी मोदी का विकल्प बन सकते थे। सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज होती गईं, मोदी बनाम गडकरी। चुनाव नजदीक आए तो हालात ज्यादा खुले तौर पर दिखने लगे। गडकरी नागपुर से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन शहर भर में लगे बीजेपी के पोस्टरों पर उनकी फोटो ही नहीं थी। हर तरफ सिर्फ एक ही चेहरा, नरेंद्र मोदी। लोगों ने तंज कसना शुरू किया। क्या यह जानबूझकर किया गया है? क्या किसी को हराने की कोशिश हो रही है? आरोप लगे कि मोदी और अमित शाह गडकरी को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि गडकरी हर बार कैमरे पर मुस्कुराकर कहते, मैं संगठन के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन नतीजे कुछ और कहानी कह रहे थे। 2019 में जिस सीट पर वो 2,16,000 वोटों से जीते थे, 2024 में यह अंतर घटकर सिर्फ 1,37,000 रह गया। जीत तो मिली, लेकिन बढ़त आधी से भी कम। एग्जिट पोल के बाद गडकरी ने खुद एक इंटरव्यू में कहा, दूसरा, मेरे समय चुनाव में 3.5 लाख नाम जो अब मुझे ध्यान में आया, जो मेरे वोटर है वो काटे गए थे। 3.5 लाख वोटर्स ऑफ योर्स वर कट, बट कई लोग कहते हैं ये आपके खिलाफ साजिश थी कि आपको कमजोर करने के लिए नेम्स वर कट ऑफ फ्रॉम द वोटर लिस्ट। क्या ये सही है? नहीं, मैं किसी पे आरोप नहीं करूंगा, पर सच्चाई ये थी कि 3.5 लाख नाम काटे गए थे और जो मेरे वोटर थे, मेरे भांजे का काटा। इस बयान ने आग में घी डाल दिया। लोगों ने इसे भी मोदी गडकरी तनाव से जोड़कर देखा। फिर आए नतीजे। जैसा अनुमान था वैसा ही हुआ। बीजेपी को सिर्फ 240 सीटें मिली। पार्टी बहुमत से दूर रह गई। अब चर्चा होने लगी, क्या सहयोगी दल मोदी का नाम आगे नहीं करेंगे? लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सभी सहयोगियों ने मोदी का समर्थन दोहराया और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। गडकरी ने अपनी जीत पर कहा, मैंने हमेशा संगठन के लिए काम किया है, आगे भी करता रहूंगा। और इस तरह यह अध्याय खत्म हुआ। लेकिन इसके पीछे की राजनीतिक खामोशी अब भी कई सवाल छोड़ती है। गडकरी अपने मंत्रालय सड़क परिवहन को संभालते रहे, लेकिन इस दौरान कई घटनाएं ऐसी हुई जिनसे साफ दिखने लगा कि दिल्ली की राजनीति के ऊपरी चेहरे पर भले ही मुस्कान हो, अंदर कहीं न कहीं कुछ खामोशी से टूट रहा है। 2024 के चुनाव के बाद विदर्भ में मोदी और अमित शाह के कई कार्यक्रम हुए, मगर गडकरी किसी में शामिल नहीं हुए।
ये वही विदर्भ था जहां गडकरी बीजेपी के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। फिर सितंबर 2024 में गडकरी ने एक ऐसा बयान दिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, मुझे लोकसभा चुनाव से पहले भी और बाद में भी प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन मैं तैयार नहीं हुआ। प्रधानमंत्री बनना मेरा लक्ष्य ही नहीं है। मैं अपने संगठन के प्रति वफादार हूं। उनका यह वाक्य To become a prime minister is not aim in my life. I am loyal to my conviction and my organization because my conviction ये मेरे लिए सर्वोपरि। सोशल मीडिया पर तूफान की तरह फैल गया। फिर जुलाई 2025 में उन्होंने और भी तीखा बयान दिया। और सत्ता, संपत्ति और नॉलेज, सौंदर्य, यार ऐसी अलग बात है कि इसका एक व्यक्ति को अहंकार होता है और वो व्यक्ति को लगता है कि मैं बहुत शाना हूँ और वो अपने असर्टिव स्वभाव के साथ इसको थोपता रहता है लोगों के ऊपर। इससे कोई बड़ा नहीं बनता। दुनिया की हिस्ट्री में आप देखिए कि जिन लोगों को लोगों ने स्वीकार किया है वो कभी ये लोगों को थोपने की जरूरत नहीं है। उनके इन शब्दों में छिपे इशारे कौन समझ नहीं रहा था। और बात यही नहीं रुकी। सितंबर 2025 में गडकरी ने फिर कहा, हमारे क्षेत्र में दिल से सच बोलना मना है और जो लोगों को सबसे ज्यादा बेवकूफ बना सकता है वही सबसे बड़ा नेता समझा जाता है। यह बयान भी सीधे सीधे मोदी के खिलाफ माना गया। इतने में एक और बहस ने उन्हें घेर लिया, एथेनॉल। यह कहानी राजनीति से ज्यादा बिजनेस में उलझी थी। गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री थे, लेकिन एथेनॉल ब्लेंडिंग यानी पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना उनके मंत्रालय के अंडर नहीं आता था। फिर भी मोदी सरकार में अगर किसी मंत्री ने एथेनॉल को सबसे ज्यादा प्रमोट किया तो वो नितिन गडकरी थे। उन्होंने कहा, पेट्रोल में 10-15% एथेनॉल मिलाइए, कीमत आधी हो जाएगी, जबकि उस वक्त सिर्फ 1.5% एथेनॉल मिल रहा था। मोदी सरकार ने 1 महीने के अंदर ही लिमिट बढ़ाकर 10% कर दी, लेकिन गडकरी यही नहीं रुके। 2018 में उन्होंने दावा किया, पेट्रोल डीजल के भाव कम हो जाएंगे और 50 रुपए लीटर में डीजल मिल जाएगा और 55 रुपए लीटर में पेट्रोल का अल्टरनेटिव आ जाएगा। और 2023 में तो उन्होंने कह दिया, अगर एथेनॉल और बिजली का मिक्स पकड़ लो तो पेट्रोल 15 रुपए लीटर पड़ेगा। 60% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। लोगों ने सवाल उठाया, ये पेट्रोलियम मंत्री नहीं है, फिर एथेनॉल को इतने जोर से क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? और यहां कहानी मोड़ लेती है, क्योंकि उनके बेटे सारंग गडकरी और निखिल गडकरी 2 कंपनियां चलाते हैं, मानस एग्रो इंडस्ट्रीज और साइन एग्रो इंडस्ट्रीज। दोनों एथेनॉल बनाती हैं। दोनों पूर्ति ग्रुप से निकली कंपनियां हैं। साइन एग्रो निखिल गडकरी की कंपनी पब्लिकली लिस्टेड है। उसकी नेट इनकम पिछले 5 साल में 62% बढ़ी, जो इस सेक्टर की बाकी कंपनियों से 5 गुना ज्यादा है। इसके शेयर पिछले 1 साल में 1000% तक बढ़ गए। मानस एग्रो अनलिस्टेड है, लेकिन इसका रेवेन्यू भी 750 से 1000 करोड़ तक बताया जाता है। और मानस ग्रुप को पेट्रोल, डीजल, LNG और CNG पंप्स चलाने का लाइसेंस भी मिला हुआ है। मतलब साफ था, सरकार द्वारा एथेनॉल को बढ़ावा और उसी से फायदा गडकरी के बेटों की कंपनियों को। लेकिन एथेनॉल पहला ऐसा मामला नहीं था। 2014 में मंत्री बनने के कुछ हफ्तों बाद ही गडकरी ने घोषणा की, दिल्ली में ई-रिक्शा पर लगा बैन हटेगा और सरकार 3% ब्याज पर लोगों को ई-रिक्शा खरीदने के लिए लोन देगी। बैन हटाने के लिए कानून बदल दिया गया। ई-रिक्शा बनाने वाली कंपनियों में से एक थी पूरति ग्रीन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और इसके डायरेक्टर थे राजेश टोटेडे, गडकरी के साले। एक इंटरव्यू में टोटेडे ने कहा, ई-रिक्शा प्रोजेक्ट गडकरी जी का ड्रीम है, यानी नीतियां वही, फायदा उन्हीं कंपनियों को जो गडकरी के परिवार से जुड़ी थी। बीजेपी ने बयान देकर कहा कि गडकरी परिवार का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भारतीय एक्सप्रेस की रिपोर्ट ने इस दावे को पूरी तरह गलत साबित कर दिया। अब तस्वीर साफ थी। सरकारी पॉलिसियों और फायदे की रेखाएं बार बार एक ही जगह जाकर मिलती थीं, गडकरी के बिजनेस नेटवर्क में। कई लोग कहते हैं गडकरी भले ब्राह्मण परिवार में जन्मे हों, पर बिजनेस करना उन्हें किसी बनिए की तरह आता है। उन्होंने सरकारी नीतियों और सिस्टम का उपयोग अपने परिवार और अपने करीबियों की संपत्तियां बढ़ाने में किया। और यह कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, भारत में बहुत से नेता यही करते हैं। हम टैक्स देने वाले लोग बस यह सब देखते रहते हैं, क्योंकि रोज की जिंदगी से निकलना ही मुश्किल है। फिर भी गडकरी की एक बात अलग है, उनके भाषणों में नफरत
सांप्रदायिकता या सस्ती राजनीति नहीं दिखती। वह काम की बात करते हैं, प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, और इसी वजह से दूसरी पार्टियों के लोग भी उन्हें पसंद करते हैं। हां, उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप उनकी इमेज को बार बार धुंधला करते हैं, लेकिन भविष्य क्या संजोकर रखा है ये कोई नहीं जानता। उधर मोदी, जिनका उदय 2014 में हुआ था, उनका क्रेज अब पहले सा नहीं रहा। बीजेपी अपना खुद का बहुमत खो चुकी है और मोदी एक बार फिर उसी संगठन आरएसएस पर निर्भर हैं, जो गडकरी का सबसे बड़ा सहारा है। कल क्या होगा कौन जाने। शायद यही राजनीति की सबसे दिलचस्प खूबी है। दोस्तों, राजनीति में रिश्ते, आरोप, फायदे और विश्वास सब वक्त के साथ बदलते जाते हैं। नितिन गडकरी की यह कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो बस एक अध्याय है। अगले मोड़ पर क्या होगा, कौन उठेगा, कौन गिरेगा, ये वक्त ही बताएगा। अगर आपको यह गहरी अनसुनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और रिवीलिंग आइज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां कहानियां नहीं, सच के पर्दे खोली जाती हैं।